नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद कार्यक्रम अन्नदाता में स्वागत करती हूं। किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनकी उन्नति में ही राज्य की प्रगति है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गाजर घास के समेकित नियंत्रण पर जानकारी। मधुमक्खी पालन कर किसान कमा सकते हैं अच्छी आय। किसान भाइयों, हमारे प्रदेश में विभिन्न फसलों की खेती की जाती है, जिनमें कई तरह के खरपतवार उगाते हैं। इन्हीं खरपतवारों में से एक है गाजर घास, जो कि बहुत तेजी से फैलता है और ये फसलों से प्रतिस्पर्धा कर इनकी उत्पादकता में कमी कर देते हैं। साथ ही मनुष्य जब इस घास के संपर्क में आते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। इसलिए गाजर घास का समय रहते नियंत्रण करना जरूरी है। तो आप कैसे करें गाजर घास का समेकित नियंत्रण, इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। गाजर घास, जिसको पार्थेनियम हिस्टेरोफोरिस जिसका वैज्ञानिक नाम है, इसको कांग्रेस ग्रास के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से अकृषित क्षेत्रों में पाई जाती है। खेतों की मेड़ों पे, सड़क के किनारे और अकृषित क्षेत्रों में, परंतु आजकल ये कृषित क्षेत्रों में भी फैलने लग गई है। इससे मनुष्य अगर नंगे हाथों से और बिना कपड़े पहने हुए गाजर घास को उखाड़ लेगा तो उसके एलर्जी होने की चांस रहते हैं। उससे फुंसियाँ हो जाती है हाथों पे, पैरों पे। इसके फूलों से अस्थमा की समस्या भी रिपोर्ट करी गई है। पशुओं के भी खुरों में, अकृषित क्षेत्रों में जो पशु चरते हैं उनके खुरों में, पैरों पे इससे एलर्जी हो सकती है। तो ये तो मनुष्यों को और पशुओं को होने वाली समस्या है। इसके अलावा जिस खेत में गाजर घास फैल गया उसमें फसल, दूसरी फसल को बहुत ही ज्यादा दबा देता है। बहुत कम दूसरी फसलें हो पाती है। गाजर घास यानी पार्थेनियम को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों जैसे कांग्रेस घास, सफेद टोपी, चटक चांदनी, गंधी बूटी आदि से जाना जाता है। गाजर घास की इस गंभीर समस्या को देखते हुए ये जरूरी हो जाता है कि आप इसके नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाएं। इसके नियंत्रण हेतु हम सबको मिलकर सामूहिक प्रयास करना होगा। गांवों, शहरी कॉलोनियों, किसानों, विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने आसपास की भूमि को गाजर घास मुक्त रखें। गाजर घास के नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो फूल आने से पहले हाथ से दस्ताने पहन के हाथ से उखाड़ देना चाहिए, ताकि फूल नहीं आएंगे तो नई पौध तैयार नहीं होगी, तो इस पे अपने आप ही एक चैन ये टूट जाएगी। ये ध्यान रखना, फूल आने से पहले पौधों को निकाल देना चाहिए। आसपास में अकृषित क्षेत्र है उनको भी साफ रखना चाहिए, वहां से भी गाजर घास को निकालना आवश्यक है। नहीं तो हवा के साथ वो बीज उड़ के या पानी के साथ वो बह के अपने खेत में आ जाते हैं और खेत में फिर वो नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ ही खेत की जो मेड़ है और जो बीच में जो जिनको डोलियां कहते हैं, उन डोलियों के ऊपर से भी सावधानी रखना बहुत महत्वपूर्ण है। वहां एक भी पौधा गाजर घास का बचना नहीं चाहिए। जब तक इसका पूरा उन्मूलन नहीं होगा तब तक ये अगले फैलने के चांस बहुत ज्यादा। तो फूल आने से पहले पौधों को निकालना चाहिए। परंतु अगर कुछ पौधे रह गए तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि उनके बीज झड़े नहीं। बीज झड़ने से पहले पौधों को उखाड़ कर उनको नष्ट कर देना चाहिए। किसान भाइयों, अपने देश में हानिकारक खरपतवार गाजर घास के कारण फसल उत्पादन में भारी गिरावट के साथ साथ इसकी उपस्थिति के कारण मनुष्य तथा पशुओं में कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। इसलिए जरूरी है कि ऐसे हानिकारक खरपतवार को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। तो आइए जानते हैं गाजर घास के संबंध में। के बाद में अगर अकृषित क्षेत्र है तो अकृषित क्षेत्रों में पैराक्वाट
का स्प्रे किया जा सकता है। पैराक्वाट से क्या होता है, फूल आने से पहले स्प्रे करना चाहिए, ताकि पैराक्वाट से सारी वनस्पति को ही, पैराक्वाट डाइक्वाट ऐसे खरपतवार नाशी है जो गाजर घास को भी ये नष्ट कर देगा। इसके अलावा 2,4-D अमाइन साल्ट का स्प्रे भी गाजर घास के उन्मूलन के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा केसिया के स्पीसीज के जो पौधे जहाँ ज्यादा पाए जाते हैं वहाँ गाजर घास कुछ कम रहता, तो ये भी किया जा सकता है। जहाँ ज्यादा गाजर घास है वहाँ कुछ केसिया के पौधे लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार से, पर सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है पूरा निगरानी रखना, मेड़, खेत की बाउंड्री और सब पे से फूल आने से पहले पौधों को निकालना बहुत जरूरी है। इसका उन्मूलन ही जब तक नहीं हो पाएगा, जब तक गाजर घास की समस्या बनी रहेगी। गाजर घास को जैविक तरीके से नियंत्रण के लिए मैक्सिकन बीटल, जिसे जाइक्रोग्रामा बाइकोलाराटा नामक कीट छोड़ने से इस घास पर काफी नियंत्रण पाया जा सकता है। यदि अपने देश से यह गाजर घास खत्म हो जाएगी तो फसलों से अधिक उत्पादन ले ही पाएंगे, साथ ही मनुष्यों एवं पशुओं में होने वाली बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाएगा। कुछ देशों में इनके जैविक उपचार भी किए गए हैं, उनसे भी सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया है। पर जैविक उपचार भी बहुत सावधानी से करने वाला है। जैसे ट्राइकोडर्मा बाइकोलोराटा के कीट जो है वो इसको गाजर घास पार्थेनियम को खाता है और उससे भी ये नियंत्रित हो सकता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश में कई किसान मधुमक्खी पालन व्यवसाय को अपनाए हुए हैं और इससे अच्छा खासा लाभ भी कमा रहे हैं। इसी लाभ को ध्यान में रखते हुए जो किसान भाई मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं वे इस व्यवसाय की शुरुआत करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें जिससे ये व्यवसाय लाभकारी हो सके, इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अभी का जो दौर है कि मधुमक्खी पालन से किसान भाइयों पालन करके ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी ले सकते हैं और एक नकदी फसल है। तो किसान भाइयों अगर इसके शुरुआत करना चाहते हैं तो देश में कई जगह इसका प्रशिक्षण चल रहा है, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र जो सभी जिले में स्थित हैं या क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र जो हर एक जोन में उपस्थित है, वहाँ से प्रशिक्षण ले सकते हैं और अपना मधुमक्खी पालन का शुरुआत कर सकते हैं। इसमें मुख्य 2-3 चीज़ें ध्यान रखने वाली बातें हैं। पहला कि वहाँ पर ही शुरुआत करें जहाँ पर कि मधुमक्खी को मधु कलेक्शन करने में उसको बहुत दूर नहीं जाना पड़े, आसपास ही मिल जाए। मैंने फूल फल का पौधे हो, फूल का हो, जैसे सीजन में आप अभी आ रहा है सीजन सरसों का, तो सरसों के बगीचा आसपास में रख सकते हैं आप, तो वहीं पर उसको मिलना चाहिए। नहीं तो वो नहीं कलेक्शन कर पाएगा और जिंदा भी नहीं, उसको अपने भोजन के लिए वो करता है, उसी से वो बनाता है और रखता है। अगर वो नहीं रहेगा वहाँ पर तो आप बक्सा रख भी देंगे तो मधुमक्खी वहाँ से भाग जाएगा। मधुमक्खी पालन एक लघु व्यवसाय है जिससे शहद एवं मोम प्राप्त होता है। यह एक ऐसा व्यवसाय है जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का पर्याय बनता जा रहा है। इस व्यवसाय के लिए 4 तरह की मधुमक्खियां इस्तेमाल होती हैं: एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डोरसाला और एपिस फ्लोरिया। शहद उत्पादन के लिए एपिस मेलिफेरा मक्खियां ही अधिक शहद उत्पादन करने वाली और स्वभाव की शांत होती हैं। इन्हें डिब्बों में आसानी से पाला जा सकता है। इस प्रजाति की रानी मक्खी में अंडे देने की क्षमता भी अधिक होती है। किसान बताएं जो अभी शुरू करना चाहते हैं उनको अगर शुरू करते हैं तो करने के 2-3-4 चीज़ों का आवश्यकता होती है। पहला आवश्यकता है कि उनको कि आपको कम से कम 2 बक्से से शुरुआत करनी होगी, 2 बक्से शुरुआत करनी। और उसके बाद आता है कि एक मौन पर्दा आता है जो एक जाली की तरह रहता है कि किसान भाई जो उसको पालन करेंगे वो चेहरे पर लगा लेंगे तो उनसे डंक से बचे रहेंगे। उसके बाद आता है कि एक चाकू चाहिए उनको और मधु निष्कासन यंत्र के हाथ से निकालते हैं तो मधु का छत्ता ही बर्बाद हो जाता है और उससे कम मधु मिलता है और अच्छा क्वालिटी का होता भी नहीं है। मधुमक्खी पालन के लिए लकड़ी का बॉक्स फ्रेम,
मुंह पर ढकने के लिए जालीदार कवर, दस्ताने, चाकू, शहद रिमूविंग मशीन, शहद इकट्ठा करने के लिए ड्रम आदि उपकरणों की जरूरत होती है। मधुमक्खी पालन के लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे जहां मधुमक्खियां पाली जाएं, उसके आसपास की जमीन साफ सुथरी होनी चाहिए। आसपास पुष्पीय पौधों की उपलब्धता के बाद ही मधु बॉक्स को रखें। उसके बाद आता है कि ऐसे जगह रखें खुले धूप में नहीं। गर्मी के दिन है, चिलचिलाली धूप में भी वो बक्से को छोड़ के मधुमक्खी जो है भाग जाएगी, वहाँ से किसी पेड़ पर, छाया वाली जगह पर, सुविधा वाली जगह पर चली जाएगी। इसका ध्यान रखें। अगर ठंड पड़ रही है तो उसको बक्से को उसको कुछ से ढक दें ताकि उसको बहुत ठंड नहीं लगे। कुछ खरपतवार जो है थोड़ा सा रख दे, साफ होनी चाहिए खरपतवार, ऊपर में थोड़ी सा रख देनी चाहिए। आने जाने वाले रास्ते के पर उसको डिस्टर्ब ना हो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। क्या कि वो जो सुबह शाम में निकलती है अपना कलेक्शन के लिए और कलेक्ट करके आती है, तो रास्ते पे आना जाना उसको सुविधाजनक होनी चाहिए। और यह भी ध्यान रखें कि अगर दीमक वाली जगह पर नहीं रखें। दीमक चिट्टी अंदर घुस जाता है और बक्से में कब्जा कर लेता है और वहाँ से मधुमक्खी जो है छत्ते को छोड़ करके वहाँ से निकल जाती है, कहीं पेड़ पर, आसपास के पेड़ में चली जाती है। इसका ध्यान रखें। बड़े चींटे, मोम भक्षक कीड़े, छिपकली, चूहे, गिरगिट तथा भालू मधुमक्खियों के दुश्मन हैं। इनसे बचाव के लिए किसानों को पर्याप्त बचाव उपाय अपनाने चाहिए। मधुमक्खियां 3 किलोमीटर तक पराग और पुष्प रस इकट्ठा करती हैं, इसलिए वर्ष भर अगर मधुमक्खी पालन करना है तो वर्ष भर पुष्पीय पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। शांत जगह का चुनाव करें। बरसात में पुष्पीय पौधों की उपलब्धता में कमी आ जाती है, इसलिए मधुमक्खियों को अलग से फीडिंग कराई जाती है, जिसमें चीनी का शीरा देते हैं, जिससे इनका सर्वाइवल होता रहता है। बीच बीच में कम से कम सप्ताह में या 10 दिन में बक्से का देखभाल जरूर करें। बीच बीच में देखे, खोल के देखे, जो अंदर जो छत्ते लगाए हैं उसमें कहीं कोई तो नहीं घुस जा रहा। और अंत में जो है कि अगर मधुमक्खी लगभग 3 महीने में अपने छत्ते में मधु डाल दे, बीच बीच में देखते रहना है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और मधुमक्खी का छत्ता भी नहीं बर्बाद होता है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर जिला हनुमानगढ़ में अगले 5 दिनों में रात के तापमान में कमी के साथ दिन में मुख्य रूप से धूप और शुष्क मौसम रहने की संभावना है। आमतौर पर 11 अक्टूबर तक आसमान साफ रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 39 से 40 डिग्री के बीच रह सकता है तथा न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। इस बीच हवा की गति 4 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसानों को तैयार सब्जियों की तुड़ाई तथा अन्य कृषि कार्य करते समय सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग करने, उचित अंतराल पर साबुन से हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। अगेती रबी फसलों की बुआई के लिए खेत की जुताई करने के तुरंत बाद पाटा अवश्य लगाएं ताकि मृदा में नमी की कमी न हो। फसलों और सब्जियों की बुआई से पहले पूरी तरह खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद का उपयोग करें, क्योंकि यह मिट्टी की भौतिक एवं जैविक गुणों में सुधार करता है और मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कपास में चुनाई टिंडे खिलने पर शुरू करें। कपास में न्यूनतम नमी 8% बनाए रखें। समय पर बोई गई धान की फसल परिपक्व अवस्था पर है, अतः किसान इसकी कटाई शुरू करें। किसान चारे की फसल के लिए बरसीम की बुआई अक्टूबर महीने में कर सकते हैं।
इसके लिए उन्नत किस्म मस्काबी एवं बरदान का उपयोग करें। इसकी बीज दर 6 से 7 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से रख सकते हैं। मूंगफली की फसल पकाव अवस्था पर है, इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि जमीन खोदकर देख लें कि फलियां पक गई हैं या नहीं। अगर 80% फलियां पक गई हों तो मूंगफली की फसल की खुदाई करें। इस समय अगेती मटर की बुआई किसान कर सकते हैं। इसके लिए किसान पूसा प्रगति एवं अर्केल किस्म का उपयोग कर सकते हैं। बुआई से पहले बीजों को कवकनाशी दवा 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। इसके बाद राइजोबियम कल्चर से बीजों को उपचारित करें। सरसों की शीघ्र बुआई के लिए खेत की तैयारी शुरू करें और 5 से 20 अक्टूबर तक इसकी बुआई कर लें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसके तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव भावगढ़ जिला बारां से हरिवंश सिंह ने। आप लहसुआ के सह उत्पाद बनाने के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो हरिवंश जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम लहसुए के अचार बनाने के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। देखिए, अचार आप सब लोग बनाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग तरीका आपको सिखाऊंगी जिसमें कि आप कम पैसे में ज़्यादा अच्छा अचार बना सकते हैं। लसोड़ा पोषक तत्वों और औषधि गुणों से भरपूर होता है। देश के कई जगहों पर इसे गोंदिया नसोरा भी कहा जाता है। इसके फल सुपारी के बराबर होते हैं। कच्चे लसोड़े का साग और अचार भी बनाया जाता है। पके हुए लसोड़े मीठे होते हैं तथा इसके अंदर गोंद की तरह चिकना और मीठा रस होता है। लसोड़ा की लकड़ी बड़ी चिकनी और मजबूत होती है। इमारती काम के लिए इसके तख्ते बनाए जाते हैं और बंदूक के कुंदे में भी इसका प्रयोग होता है। इसके साथ ही अन्य कई उपयोगी वस्तुएं भी बनाई जाती हैं। अब आइए जानते हैं लसोड़े से बनाए जाने वाले सह उत्पाद के बारे में। इसके लिए आपको 1 किलो लेसुआ लेना है और उसी हिसाब से आपको मसाले लेने हैं, जैसे साबुत मेथी दाना, राई, अजवाइन, सौंफ, हींग, नमक और मिर्च। नमक और मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। हींग आपको आधा चम्मच लेनी है। मेथी दाना आपको 1.5 चम्मच लेना है। अजवाइन 1 चम्मच, सौंफ 2 चम्मच और राई 2 चम्मच। इन सब मसालों को आप मिक्सी में डाल के दरदरा पीस सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करें कि लहसुए को अच्छे से धोने के बाद एक भगोने में पानी उबाल लें और उन लहसुओं को उबले हुए पानी में 5 मिनट तक ढक के रख दें। याद रहे कि लहसुए को गुच्छे से अलग नहीं करना है, उसकी टोपी नहीं उतारनी है। अगर आप उसकी टोपी उतार देंगे तो उसके अंदर पानी चला जाएगा, जिससे आपका अचार खराब हो सकता है। तो इस प्रक्रिया को करते हुए 5 मिनट तक उसमें लहसुए को डिबो के रखना है और उसके बाद निकाल के अच्छे से हम सुखा सकते हैं। सुखाने के बाद आप उसकी टोपी उतारें। उसके बाद आप तेल गरम करें। तेल को गरम करने का सही तरीका मैं बताऊं कि आपको कढ़ाई में तेल डालना है और कढ़ाई के ऊपर हाथ करके आपको देखना है। जब तेल का सेक आपके हाथ तक आने लगे तो आपको आंच को बंद कर देना है और तेल को साइड पे निकाल के रख देना है और उसमें मसाले डाल देने हैं। और जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसमें तैयार जो लहसुए अचार के लिए हमने रखे हैं उनको डालिए। अच्छे से मिला के 10-15 मिनट तक या आधे घंटे तक उसको रख दें। उसके बाद हम इस अचार को किसी मर्तबान या डिब्बे में डालकर रख सकते हैं। याद रखिए कि तेल 1 किलो के हिसाब से हमें 2 कप ही लेने हैं। ज़्यादा तेल की मात्रा हमें अचार में नहीं डालनी है, क्योंकि हम मसाले पीस कर डाल रहे हैं। जब हम मसाले पीस कर डालते हैं तो वो जिस भी सब्जी का अचार हम बनाते हैं तो उसके पूरे सब्जी के ऊपर लिपट जाते हैं, जिससे हमारा जो अचार है वो खराब नहीं होता। लसोड़े की उपयोगिता है अनेक। लसोड़ा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फाइबर, आयरन,
फास्फोरस और कैल्शियम मौजूद होते हैं। लसोड़े के पेड़ की छाल को पानी में उबालकर छानकर पीने से खराब गला भी ठीक हो जाता है। लसोड़ा के फलों को सुखाकर चूर्ण बनाते हैं और मैदा, बेसन और घी के साथ मिलाकर लड्डू बनाते हैं। इस लड्डू के सेवन से शरीर को ताकत और स्फूर्ति मिलती है। लसोड़े के फलों का सब्जी, अचार और चूर्ण बनाया जाता है, जो रोजगार का बेहतर जरिया होने के साथ ही अच्छी आमदनी भी देता है। तो हमारी जो ग्रामीण महिलाओं की जो धारणा है कि ज़्यादा तेल डालने से ही अचार अच्छा रहेगा, खराब नहीं होएगा, उसको दूर करें और कम तेल में और पिसे हुए मसालों में आप ज़्यादा समय तक अचार को रख सकती हैं। इसी तरह कम तेल में और पिसे हुए मसालों से आप कई तरह के अचार घर पे बना सकती हैं और अपने घर पे बैठे बैठे इस तरह के अचार बना के आप एक सफल उद्यम भी अपना सकती हैं, अपनी एक आजीविका कमा सकती हैं और अपने परिवार को खुशहाल बना सकती हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।